नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश के बीना में पीएम मोदी ने सनातन पर हमला करने वालों पर सबसे बड़ा पलटवार किया है। पीएम मोदी ने मंच से कहा कि कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया है। इसको कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन मुंबई में हुई बैठक में इन्होंने अपनी नीति और रणनीति बना ली है। इनकी नीति रणनीति भारत की संस्कृति पर हमला करने की है। इंडिया गठबंधन की रणनीति भारत की आस्था पर हमला करने की नीति है। इंडिया गठबंधन की नीयत है कि भारत को जिस विचारों, संस्कारों, परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग घमंडिया गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक घमंडिया गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है। और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक घमंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस घमंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। आगे बढ़ेंगे संसद के विशेष सत्र में। आजादी के 75 सालों पर संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियां पर चर्चा होगी। एजेंडे में 4 बिलों का भी जिक्र है। इन 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है। 18 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के 5 दिवसीय विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विशेष सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल और गैर सरकारी कामकाज नहीं होगा। 75 साल की हमारा जो सफर है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद नया संसद सत्र शुरू होने की संभावना है। अभी क्लियर कट नहीं कहा है, लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है कि शायद नए संसद भवन में होगा। तो उस संसद भवन में ये जो 4 बिल हैं ये वहां पास किए जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो गणेश चतुर्थी है 19 सितंबर को, तो शायद 19 सितंबर से नए संसद भवन में हम लोग जाएंगे। तो कुल मिला के जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बहुत एक ऐसा सत्र होगा जो ऐतिहासिक होगा, शायद उस तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि लोग बहुत सारे के कयास लगा रहे थे कि महिला आरक्षण बिल आ सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल आ सकता है, पर तो सरकार ने एजेंडे में नहीं डाला। पर यह हो सकता है कि अमेंड करके, क्योंकि हमेशा जब एजेंडा आता है तो एजेंडा अमेंडेड एजेंडा होता है अगले दिन के लिए, तो हो सकता है तब सरकार तय करे, पर अभी तक का नहीं है। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और इस सत्र में संसदीय इतिहास के 75 साल पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक जहां इस दौरान संसदीय और लोकतंत्र के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा की जाएगी और वहीं इस दौरान संसदीय इतिहास के काले अध्याय पर भी चर्चा की जाएगी। काले अध्याय यानी कि आपातकाल का भी मुद्दा उठेगा।
सूत्रों के मुताबिक बीजेपी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल को उठाकर कांग्रेस को घेरेगी। बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर न केवल कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन घटक दलों को भी आईना दिखाने की कोशिश करेगी, क्योंकि इंडी गठबंधन में कांग्रेस का साथ देने वाली पार्टी आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी आपातकाल के विरोध से उपजी हुई पार्टी है और आपातकाल के दौरान इन पार्टियों के बड़े नेताओं को जेल तक भेज दिया गया था। 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। केंद्र सरकार इस सत्र में 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा करेगी, लेकिन चर्चा संसदीय इतिहास के काले अध्याय का भी होगा, यानी उस अध्याय का जिसमें इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि जब संसदीय इतिहास के स्वर्णिम काल पर चर्चा होगी तो उस काला अध्याय पर भी बात होगी। चर्चा में जवाब तो आरजेडी, जेडीयू और सपा को देना होगा। 76 साल की चर्चा होगी तो जो इंदिरा जी के वक्त में इमरजेंसी लगी और कैसे संसद का हक छीना गया, कैसे चुनाव को रोका गया, कैसे मीडिया का गला दबाया गया, उसकी भी चर्चा होगी। इस वजह से थोड़ा ये दिले नादान परेशान है उन लोगों का। ये जो कांग्रेस का गठबंधन है, क्योंकि इसको तो हम कांग्रेस का ही गठबंधन कहते हैं, इसमें जितने लोग हैं वो कांग्रेस के खिलाफ लड़कर ही नेता बने। अब ये सब बात वो अपना छिपाएंगे तो उनके उदय का नहीं होगा। लालू जी छपड़ा से जीत के आए थे 77 में, कांग्रेस को ही हरा के आए थे। रामविलास पासवान जी आए थे। ये सारी पार्टियां इमरजेंसी की उपज हैं। कैसे बैठ जाते हैं ये लोग साथ में। कितना इनको मारा पीटा था कांग्रेसियों ने, मार मार के पीठ लाल कर देते थे, फिर भी ये उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। G20 के शानदार आयोजन से दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। पाकिस्तानी आवाम भी भारत का लोहा मान रहा है। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि इतने बड़े देशों के राष्ट्र प्रमुखों के आने से भारत की दुनिया में साख बढ़ी है और भारत की अर्थव्यवस्था को इससे काफी मजबूती मिलेगी। सऊदी अरब का शहजादा गया है और इस तरह दूसरे सरबराह मुल्क आए तो पहली दफा बड़े अरसे बाद आते हैं, तो ये एक ऑनर होता है उस मुल्क के लिए। जिस मुल्क में पूरी दुनिया के जो 20 मुल्कों के जो टॉप 20 हैं वो लोग पहुंचते हैं और वो पहुंच के एक ऑनर तो होता है उसका। लेकिन देखिए, बहरहाल मैंने जिस तरह कहा कि मईशत के ऊपर फर्क तो आता है, जारी बात वो मैंने जैसा कि सौदे होते हैं तो उसका इंडिया को फायदा तो होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं उसको फायदा होगा, इंडिया को बहुत फायदा होगा। और जाहिर है बिल्कुल बुलंद होगा, इसलिए कि एक तो वो मीडिया में सामने आए हैं इस हवाले से, जो बहुत सारे बाहर से माहौल, जैसे अभी शहजादा आए, सऊदी अरब का जो शहजादा है वो आए, बहुत सारे लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ जब वक्त पड़ेगा तो यहाँ भी आएंगे। जाहिर है वहाँ था प्रोग्राम तो उन्होंने तो वहाँ ही आना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जब इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो माशी सतह पे हों तो वो तो जाहिर है पूरी दुनिया में उनका चीजें जो है ना लोग उनको उसी अंदाज से देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहे हैं लोग और उसमें काम कर रहे हैं। G20 सम्मेलन को दुनिया में एक बेहद सफल कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। यहां तक कि विश्व के नेताओं ने भी पीएम मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है और इसी सफलता के बाद बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत के लिए भव्य आयोजन किया, जिसमें पीएम मोदी पहुंचे और फिर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। देखिए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। तो 40 करोड़ हिंदुस्तानियों की लगाम थामे प्रधानमंत्री मोदी।
भारत के नवनिर्माण को दिशा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 में नई डिप्लोमेसी के साथ विश्व पटल पर नया अध्याय लिखने वाले मोदी की दुनिया भर में तारीफ हो रही है और उसी का जश्न आज देश मना रहा है। दिल्ली में बीजेपी इस उपलब्धि का जश्न मना रही है। ये तस्वीरें भारत के प्रति दुनिया के विश्वास की मुनादी कर रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली शख्स सलाम कर रहा है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री गले मिलकर धन्यवाद दे रहा है। ये भारत के सामर्थ्य की नई उड़ान है, जिसके सम्मान में आज खास आयोजन का इंतजाम है। विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले भारत के लिए G20 का क्षण यादगार था। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की भावना से भरा भारत आज विश्व का केंद्र बिंदु बना है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की अनुभूति का समय है। जब बड़े बड़े लीडरों में अपने प्रधानमंत्री का ऐसा मान होता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और हर जुबान से एक ही आवाज निकलती है, मेरा। के लिए एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।